Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will start discussions on the previous year question paper of zoology entrance conducted by the Rajasthan University in the year of 2013. So we know कि 2018 और 19 से पहले क्या होता था कि out of 70 questions 10 questions were based upon either GK, your logical reasoning, this. बट 2018 या 19 के बाद ये प्रैक्टिस हटा दी गई है। अब वहाँ पे सिर्फ जोलॉजी सेक्शन के ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज गर्ल्स। अगर तुम्हें कभी इंग्लिश में समझ ना जाए तो इसका हिंदी वर्जन दे रखा है, यहाँ पे ट्रांसलेटेड फॉर्म है कि एक लड़की ने एक लड़के को अपने चाचा के पिता की पुत्री, अपने चाचा के पिता मतलब उसके ग्रैंडफादर की पुत्री मतलब उसकी बुआ या फूफी जिसको बोलते होंगे ना, बुआ के पुत्र के रूप में परिचय करवाया। तो ऑब्वियसली उस लड़की, ठीक है, और उस बुआ का पुत्र क्या हुआ, उसका भाई हुआ, ब्रदर हुआ, है ना, राइट। सो आंसर है इसका ब्रदर, द बॉय इज गर्ल्स ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th of जून एवरी ईयर। हर साल इसको 5 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर, ओके। और क्यों मनाया जाता है? टू इनकरेज अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इसलिए इसको हर साल इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIA stand for, the answer here is National Investigation Authority, National Investigation Authority, which is a counter-terrorism law enforcement agency. Next, which is laughing gas? The answer is nitrous oxide और इसका फॉर्मूला होता है N2O. N2O nitrous oxide is called laughing gas. Why? Because it gives euphoric effects when inhaled. Okay, it is also used as anesthetic or analgesic properties. Okay, जैसे एक मूवी थी आई थिंक हाउसफुल 2 और 4 वेयर इन द लास्ट सीन दे यूज दिस नाइट्रस ऑक्साइड एंड सब उसमें हॉल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं मेंबर्स वो सब हंसने लगते हैं, ठीक है। तो ये गैस कौन सी है आपकी? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर इज रिलेटेड टू द नर्स एज डैश इज रिलेटेड टू द फॉलोअर। डैश इज लाइक मैनेजर इज सीनियर टू अ फॉलोअर, है ना। डॉक्टर इज सीनियर टू नर्स लाइक मैनेजर इज सीनियर टू अ फॉलोअर इन अ वर्क प्लेस हायरार्की, राइट। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ऑड मैन, आपको ऑड बताना है, ठीक है, इसमें से ऑड बताना है कि ऑड कौन सी कंट्री है। दी इसमें मैन नहीं है, यहाँ पे 1 होगा, ऑड 1, तो द आंसर इज कोरिया। ऐसा क्यों है? वाई? क्योंकि पोलैंड हो गया, ग्रीस एंड इटली, ठीक है, ये सब क्या है? दे बिलोंग टू द यूरोप, है ना। लेकिन जो कोरिया है आपका, इधर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, वो किस कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू द कॉन्टिनेंट एशिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज 5th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन ए रो? ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक ट्री है, ठीक है, वो इस साइड से भी आपका 5th है और इस साइड से भी उसकी क्या पोजीशन है? 5th पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नंबरिंग 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 एंड अगेन 5, ठीक है। तो कितने टोटल ट्रीज हो गए? 9, है ना। 4 बिफोर एक साइड से, दूसरे साइड से, और इसमें अगेन इटसेल्फ विच इज इक्वल टू 9 ट्रीज, राइट। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। लक्ष्मण है, ठीक है, लक्ष्मण का घर है यहाँ पे, ठीक है। तो लक्ष्मण ने सपोज करो इस पॉइंट से स्टार्ट किया एंड वी नो इसमें नॉर्थ होता है, ठीक है, नॉर्थ है, फिर यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है, ठीक है। अब लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट घूमा, ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट 20 किलोमीटर, यहाँ पे 15 किलोमीटर, यहाँ पे वो 20 किलोमीटर चला, ठीक है, देन ही टर्न ईस्ट।
अब यहाँ पे है तो उसके लिए ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, एंड वॉकड 25 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, और अब क्या है वो फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 20 किलोमीटर। अब आपने बताना है कि हाउ फॉर वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस, मतलब इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, क्या डिस्टेंस होगा फिर बताएंगे। ठीक है, दिस 25 विल माइनस 15, ठीक है 15 किलोमीटर है, ये 25 है, इन दोनों को माइनस कर दिया तो 10 किलोमीटर। इसका मतलब है वो इस टाइम अपने घर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल सीरीज दे रखी है, ठीक है, क्या है ये 1 4 9 16 21। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, अगर तुम देखो ये क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आएगा 6 स्क्वायर, दैट इज 36। ओके, नेक्स्ट आशीष इज हैवियर देन गोविंद, आशीष इज हैवियर देन गोविंद, मोहित इज लाइटर देन जैक, ठीक है, मोहित इज लाइटर देन जैक, पवन इज हैवीएस्ट देन जैक, पवन इज हैवीएस्ट देन जैक, but lighter than Govind, but lighter than Govind. Who among them is the heaviest? Who among them is the heaviest? तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है, पवन इज हैवीएस्ट देन जैक एंड पवन इज लाइटर देन गोविंद। सो क्या बन गया फाइनली में, गोविंद इज हैवियर देन पवन, पवन इज हैवियर देन जैक एंड जैक इज heavier than Mohit. Okay, and last में the order will be Ashish is heavier than Govind, heavier than Pawan, heavier than Jack and heavier than Mohit. तो सबसे heaviest कौन होगा, आपका आशीष होगा, राइट। प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये पढ़ते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग की कैटेगरी में। यूट्यूब पे वेरियस वीडियोस हैं अलग अलग चैनल्स पे जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एक्सप्लेन की गई होती है, इसको किया करो प्रैक्टिस, ये आपके माइंड को शार्प बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे 10 क्वेश्चन है वो हुए हमारे सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम अनदर 60 क्वेश्चंस पे। तो ये जो 60 क्वेश्चंस होंगे आपके, दे आर बेस्ड अपॉन द सिलेबस ऑफ जॉलजी, ठीक है, सिलेबस जो कि जॉलजी का है और जो सेट किया है आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। सबसे पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अंडर असिलोमीटा। असिलोमीटा मतलब देर इज नो बॉडी कैविटी, देर इज नो बॉडी कैविटी और देर इज नो सिलोम। So such animals are flatworms. Such animals are flatworms, or they are also known as platyhelminthes. Platyhelminthes. They are acoelomates. Okay. While other roundworms they are pseudocelic, acornworms they are coelomic, है ना? Right. Next question. Animals that belong to the phylum Coelenterata. Phylum Coelenterata are examples of coelentrates are Hydra. Then comes your jellyfish. These are examples of phylum Coelenterata. So these animals are radially symmetrical. Yes, these are radially symmetrical, but they are not diploblastic. They are diploblastic animals. They are radially symmetrical and diploblastic animals. Okay, diploblastic, it means they have two germ layers. They have two germ layers, ectoderm and endoderm. Okay. Next question, significance of bee dance is in. बी डांस, यू नो, बी डांस किस फॉर्म में करती है, या तो जीरो फॉर्म में करती है या तो एट शेप में करती है, ठीक है। और ये डांस तब करती है व्हेन शी लोकेट एनी साइट ऑफ फूड एंड फीडिंग, ठीक है, जब उनको कोई लोकेशन मिलती है जहाँ से वो नेक्टर रिच फ्लावर्स हों, जहाँ से वो अपना फूड ले सकें, तो वो बी डांस परफॉर्म करती हैं, राइट। नेक्स्ट, नोटोकॉड इन हेमिकोडेटा इज, द आंसर हियर इज एब्सेंट। हेमिकोडेट्स क्या है, these are the group of marine worms and they do not have true notochord because it is a feature, notochord is a feature of chordates. Next, law of continuity of germplasm was given by August Weismann. He proposed this theory, that is continuity of germplasm, where he suggests that germ cells which could be either egg or sperm,
are separate from the somatic cells and are responsible for passing of the genetic information, that is they can be inherited. So in this theory he differentiated between the somatic cells and germ cells. And what are somatic cells? All cells except these germ cells. Okay, next, the finches of Galapagos Island provide evidence for the answer is adaptive radiation. Adaptive radiation. And what is adaptive radiations? मतलब they have evolved from common ancestor. They have evolved from common ancestor into different species. Okay, adaptive radiations. Okay, they have distinct we know they have distinct beak shapes. उनकी beak जो होती है, चोंच जो होती है, they have different shape and sizes which is adapted to various food sources. Adapted to फूड सोर्सेज, मतलब जैसी उनकी फूड सोर्स है उनके लिए वैसा ही उनकी बीक की शेप है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि गैलापागोस आइलैंड जो थे दे वर डिस्कवर्ड बाय द डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने उनको पहली बार देखा था. और साथ में ये कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका की टेरिटरी में है और ये लोकेटेड है हमारे पैसिफिक ओशियन में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेसोजोइक जोरासिक इज ए. जोरासिक क्या है, तो इट इज अ पीरियड. जोरासिक इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जोरासिक इज ए पीरियड. ठीक है. मेसोजोइक जो एरा है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 3 पीरियड. ठीक है, जिसमें से पहला आपका क्या है, ट्रायसिक है, फिर नेक्स्ट जुरासिक है और लास्ट आपका क्रिटेशियस है. ठीक है. तो मेसोजोइक क्या है, ये तो एरा है आपका, लेकिन जोरासिक पीरियड है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर एंड एलिमेंट्री कैनाल रिस्पेक्टिवली डेवलप फ्रॉम. द आंसर हियर इज सी, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. ठीक है, मतलब क्या है, जो आपकी लीवर है वो एंडोडर्म से प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है वो हमें मेसोडर्म से बनी हुई है. हमें पता है जब एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म एंड देन एंडोडर्म. और इनका क्या होता है, कुछ फेट डिसाइडेड होता है कि ये कौन सा ऑर्गन बनाएंगी, है ना. तो लीवर इस तरह एंडोडर्मल है ओरिजिन में और एलिमेंट्री कैनाल हमारी मेसोडर्मल है ओरिजिन में. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेसोलेसिथल एग्स आर फाउंड इन. मेसोलेसिथल एग्स का क्या मतलब है, ये हमारा एग है. मेसो मतलब मीडियम या मिडल. ठीक है, या 50-50. तो इसमें क्या रहता है कि देयर इज 50% yolk and 50% scattered cytoplasm. 50% scattered cytoplasm. और इस साइटोप्लाज्म में आपका यहाँ पे रहता है न्यूक्लियस. ठीक है. तो इनमें से किसमें मेसोलेसिथल एग्स होते हैं, द आंसर इज एम्फीबियंस. ठीक है. अब जो आपके यूथेरियंस हैं वो क्या हैं, दे आर प्लेसेंटल मैमल्स. ठीक है. तो इसमें क्या है, प्लेसेंटा है तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है योग की, तो यहाँ पे माइक्रोलेसिथल एग्स रहते हैं, योग बहुत कम होगा. ठीक है. और साथ में जो वर्ड्स हैं, वी नो योग तो बहुत ज़्यादा होता है उनके एग्स में, तो वो है हमारे मेगालेसिथल. और इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो है हमारे आइसोलेसिथल, मतलब साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म वो ज़्यादा होगा हमारे योग के कंपैरिजन में. राइट. तो आई होप ये डायबायो में जाना, ठीक है, डायबायो बुक में पढ़ना आप, ये क्लियर है वहाँ पे. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कि एम्बोली ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व्स, कि एम्बोली में क्या होता है. तो देयर इज डेलेमिनेशन, देन इन्वोल्यूशन एंड देन इंग्रेशन. और एम्बोली क्या है, इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ सेल ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन दैट फॉर्म्स द जर्म लेयर्स. अभी जो ऊपर हमने 3 जर्म लेयर डिस्कस की, तो वो जो 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हमारी इम्बोली के थ्रू होती है. और ये इम्बोली हमारी गैस्ट्रुलेशन मतलब क्लीवेज जब हो जाती है उसके बाद हमारी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो उसमें हमारी इम्बोली प्रोसेस होती है, जिसमें फर्स्ट रहता है डेलेमिनेशन. तो इसमें क्या होता है कि सेल स्प्लिट होते हैं, हमारे सेल स्प्लिट करते हैं और ये हमारी लेयर्स बनाते हैं. ठीक है, ये हमारी लेयर्स फॉर्म करेंगे. इन्वोल्यूशन में क्या है कि सेल्स जो है वो इनवर्ड मूव करते हैं, सेल हमारे इनवर्ड मूव करेंगे. ठीक है. और इंग्रेशन में क्या है कि सेल्स जो हैं हमारे वो इनवर्ड ही आएंगे, लेकिन एक एक करके आएंगे. ठीक है, वो एक एक करके आएंगे, यहाँ पे वो एक साथ ही करेंगे. ठीक, एक साथ एक लेयर में ही आएंगे. ठीक है. एंड देखो
गैस्ट्रोलेशन में रीजनरेशन इज नॉट इन्वॉल्व, ऑर्गेनोजेनेसिस नॉट हैपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन विच ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस इज कॉल्ड। द आंसर इज ड्यूटेरो, सॉरी द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव्स। ठीक है, तो अब इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेटा और कोडेटा दे ऑल और कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ब्लास्टुला बनता है तो उसका जो ब्लास्टोपोर होता है दैट कन्वर्ट इनटू द एनस। ठीक है, और माउथ क्या होता है, इसके बाद इसके ऑपोजिट एंड पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ माउथ। सो ऐसी कंडीशन जहां पे माउथ बाद में बने और ब्लास्टोपोर पहले ही आपके एनस में कन्वर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम ड्यूटेरोस्टोमस कंडीशन देते हैं। ठीक है, और जबकि जो हमारे बाकी के जितने भी हमारे इन्वर्टिब्रेट्स बच गए तो दे आर प्रोटोस्टोमस, दे आर प्रोटोस्टोमस। उनमें क्या होता है कि जो आपका ब्लास्टोपोर होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू द माउथ और इसके ऑपोजिट एंड पे आपका फॉर्म होता है एनस। ठीक है, तो ड्यूटेरोस्टोम्स कौन कौन से है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, और कोडेटा में फिशेस से लेके मैमल्स तक सब क्लासेस आ जाएंगी आपकी। ठीक है, नेवर फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप इन विच सम एनिमल्स हैव कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, कि इनका इनमें से किस ग्रुप का जो एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, बाहर स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, वो कैल्केरियस है। कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। तो सेलेंट्रेटा यस होता है इनमें, एज देयर वी स्टडी वेरियस टाइप ऑफ कोरल्स, पढ़ते हैं ना कोरल्स फॉर्मेशन। फिर हमारे पास मोलस्क आते हैं, तो मोलस्क का जो शेल होता है दैट इज अगेन कैल्केरियस। ठीक है, और फिर हमारे पास आर्थ्रोपोडा आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में जैसे हमारे पास क्रैब्स हैं, they have calcareous exoskeleton, so the answer होगा आपका all of the above three, right? next है हमारे पास वेलिजर लार्वा is found in the animals of phylum, तो इसका आंसर है हमारे पास मोलस्का। ठीक है, वेलिजर लार्वा जो है आपका बिलोंग करता है मोलस्का को। ठीक है, इसी तरह आप अपनी बुक्स में जाना और वहाँ पे आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, नाइडेरिया, इन सब के लार्वा भी डिस्कस किए होंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ सिवेला, common name of सिवेला is, the answer is peacock worm, peacock worm। ये जो है आपका it is a polychaete worm, polychaete worm। ओके, फैन लाइक ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके फैन लाइक टेंटिकल्स आर देयर, फैन लाइक टेंटिकल्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पोली एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, द आंसर हेयर इज ओबिलिया, ओबिलिया, एंड ओबिलिया बिलोंग्स टू द फाइलम सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा है ना। और पोली एम्ब्रियोनी क्या होती है, इसमें क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना वेयर मोर देन वन एम्ब्रियो, वेयर मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, सिंगल फर्टिलाइज्ड egg। Okay, next question, the carrier for dengue and encephalitis is, the answer here is Aedes। So Aedes again it is a mosquito which act as a primary vector for these two, dengue and encephalitis। Okay, next question, a triplet codon at the receptor site of all tRNA is, the answer is CCA। ठीक है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर पता है ना, क्लोव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये एमआरएनए के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और ये जो होती है इसकी रिसेप्टर साइट होती है, रिसेप्टर साइट जहाँ की आपका सीसीए कोडोन लाई करता है, रिसेप्टर साइट जहाँ क्या करता है आपका अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, अमाइनो एसिड बाइंड करेगा ताकि क्या है फर्दर हमारी ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो ये जो आपकी रिसेप्टर साइट होती है ये यूजली आपका 3' एंड रहता है। ठीक है, और इस पे ये जो आपका ये जो सीक्वेंस है ये हर एक टीआरएनए पे यही सीक्वेंस प्रेजेंट होता, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ, द आंसर हियर इज ऑक्सीडेटिव कैटाबोलिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेटिव कैटाबोलिक रिएक्शंस। तो क्रिस्टे क्या है, वी नो, हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो इसकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है तो वो कुछ ऐसे तरह फोल्डेड होती है और इन फोल्ड्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टे। अब ये जो क्रिस्टे हैं आपके, ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे, ताकि क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ज्यादा हो।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ज़्यादा हो सके। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ज़्यादा होने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगी आपकी, ठीक है। तो क्रिस्टे जो है दे आर द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव कैटाबोलिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैज 4 pyrimidine bases? 4 pyrimidine base, we know ना, there are two type of nucleotides, purine and pyrimidine, purine and pyrimidine, okay, and pyrimidines are thiamine and cytosine, and purine are adenine and guanine, and there is also uracil, है ना। तो हमने बताना है कि विच हैज 4 pyrimidine base, इनमें से किसके पास 4 pyrimidine base हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आपके फर्स्ट कि यहाँ पे टी 4 टाइम है, टी टी सी सी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सी है ही नहीं, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे यू है बट नो ये भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास टी टी 2 टाइम्स है, फाइन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा साइटोसिन है वो भी क्या है, 5 टाइम्स है, ये भी है, ठीक है। तो हमारे जो आंसर्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, देखो आपके पास ऑप्शन है ये यहाँ पे भी 4 pyrimidine है, यहाँ पे भी 4 pyrimidine है, ठीक है। तो 4 pyrimidine इन दोनों के पास है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, phenotype of male who has 1 extra X chromosome will suffer from, हमें पता है कि जो मेल होता है उसके पास क्या XY क्रोमोसोम होते हैं। अब पूछा है अगर उसके पास सपोज करो एक और X क्रोमोसोम आ जाए तो उनको किस तरह का हमारे पास सिंड्रोम होगा। तो ऐसे मेल्स जिनके पास डबल XY हो इंस्टेड ऑफ XY, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं वो इनफर्टाइल होंगे, टॉल होंगे, और उसमें थोड़े से एक कंडीशन रहती है गाइनाकोस्मेटिया की, ये कंडीशन उनमें रहती है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये आपकी फीमेल्स में होता है, और यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम होने की बजाय वहाँ पे सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो दोनों को याद रखना, टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होगा, 1 एक्स क्रोमोसोम होगा यहाँ पे, क्लाइनफेल्टर मेल में होगा और यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो हम इस सीरीज में 30th क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, आई होप आप सबको ये समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।